दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चली थी उसके सेट नंबर 13 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है। तो छठ त्यौहार जो कि बिहार का सबसे फेमस त्यौहार में से एक माना जाता है, जो कि 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को बोलते हैं नहाय खाए, दूसरे दिन को बोलते हैं खरना खाए, तीसरे दिन को बोलते हैं संध्या अर्घ यानी कि डूबते सूर्य की पूजा करना, और चौथा दिन जो होता है उसको बोलते हैं उषा अर्घ यानी कि उगते सूर्य की पूजा करना, जिसमें भगवान सूर्य की जो है वो पूजा की जाती है। किसमें? छठ पूजा में। और ये कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठमी को ये मनाया जाता है। वैसे तो ये यूपी और झारखंड में भी मनाया जाता है, लेकिन मोस्टली ये जो है वो बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जाए अगर आपसे कि छठ पूजा कहाँ मनाते हैं तो बिहार ऑप्शन में आप क्लिक करके आएंगे। 6 मैया भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे छठ पूजा है, छठ का मतलब होता है 6। ठीक है, छठ मैया भी इसको कहते हैं। माँ पार्वती का छठवां रूप जो है, इसके लिए इसके उपलक्ष्य में जो है वो छठ पूजा मनाते हैं। छठी की गायिका कौन है? तो छठी की जो गायिका है वो है शारदा सिन्हा। कौन है? शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार की कोकिला के नाम से हम जानते हैं, जिन्हें पद्म विभूषण 2025 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार की कोकिला के नाम से जानते हैं। पद्म भूषण इन्हें 2018 में मिला है, और पद्म श्री जो है इन्हें 1991 में मिला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि बिहार उत्सव, हमने बताया था कि या रूट वर्ड जिसमें लगा हो, जैसे झिझिया, जीतिया। ठीक है, ये सभी कहाँ के वर्ड हैं? बिहार के वर्ड हैं। ठीक है, मधुश्रावणी, सामा चकेवा, मलमास मेला और जीतिया उत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तेलंगाना राज्य में लोकप्रिय में कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो पोरिना तांडवम जो है ये तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है, जो कि काकतीय वंश से संबंधित है। इसको योद्धा नृत्य भी कहते हैं। अन्य नृत्य की बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेल से तेल याद रखेंगे, धिमसा से धीमी आंच में। ठीक है, धिमसा मतलब धीमी आंच में, तेल की धीमी आंच में। और भी बहुत सारे ऐसे रूट वर्ड हैं जो इससे रिलेटेड हो जाते हैं तेलंगाना से। ठीक है, धिमसा, ओंगू, डप्पू और चिंटू भागवतम, ये सभी कहाँ के हैं? तेलंगाना के। आपको याद कैसे होंगे? आपको बार बार पढ़ने के बाद में ही आपको ये याद होंगे। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश भामकल्पम, वीरनाट्यम, कोलट्टम, हमने वैसे तो अट्टम और कली रूट वर्ड जो है वो हमने केरल में बताया था, लेकिन हमने बोला था कि कुछ जो है 2% अट्टम रूट वर्ड जो है वो आंध्र प्रदेश में जाएंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु में भी 1-2 वर्ड हैं, लेकिन उनको आपको याद रखना पड़ेगा। गोवी की बात कर लेते हैं, सिद्धि माधुरी की बात कर लेते हैं, और घंटा मर्दाला की बात करते हैं। तो ये कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य के रूप में इनको हम जानते हैं। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य से संबंधित है? तो प्रतिभा प्रहलाद जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। उर्मिला सत्यनारायण की बात कर लेते हैं, SK सरोजा की बात करते हैं, और RK मुथु कनमल की बात करते हैं, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। कथकली बालकृष्णम, SP बालकृष्णम जो है इन्हें पद्मश्री जो है वो 2004 में मिला है। मेधरजनी मेधी जो है ये कथक से संबंधित हैं, और इन्हें बिस्मिल्ला खान युवा अवार्ड जो है वो 2023 में मिला है। किसको? मेधरंजनी मेघी को। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सेरोन लोबेन जो है ये यहाँ का नृत्य है, और मायाधर राउत जो है ये भी उड़ीसी नृत्य है। कथक ये उत्तर प्रदेश का है, कथकली ये केरल का है, भरतनाट्यम भी केरल का है। ठीक है,
ये शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, इसके अलावा मणिपुरी। ठीक है। किस भारतीय नेता का जन्मदिन 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप की बात कर लेते हैं। ये मनाते हैं 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। इनकी एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम की। और अब्दुल कलाम को जो है वो भारत रत्न 1992 में मिला है। याद रखेंगे 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। और 5 अक्टूबर को जो है वो विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लेते हैं तो इन्हें इंटरनेशनल छात्र दिवस के रूप में इनकी याद में मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इन्हें भारत रत्न 1997 में मिला था। एम विश्वेश्वरैया की बात कर लेते हैं तो अभियंता दिवस इनकी याद में मनाया जाता है 15 सितंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाते हैं सरोजनी नायडू की याद में। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं और राजीव गांधी की याद में ये मनाया जाता है। सेवा दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाते हैं। किसके लिए? नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी? सेवा दिवस की। ठीक है। इन्होंने जो है सेवा दिवस 17 सितंबर को स्टार्ट किया है नरेंद्र मोदी ने। मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। किसकी? याद रखेंगे कि किसकी याद में कौन सा जो दिवस है वो मनाया जाता है। चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या था? तो अपोलो 2 जो है उसमें सर्वप्रथम जो है वो मानव को ले जाया गया था लूनर में। लूनर अभियान होता है। पहुंचा कहाँ पर था? तो सी ऑफ ट्रांक्विटी में ये पहुंचा था, जिसकी पहली उड़ान 16 जुलाई 1969 को ये उड़ान भरता है और 20 जुलाई को पहुंचता है। कौन? 16 को उड़ान भरता है और 20 जुलाई को ये पहुंच जाता है और 24 जुलाई को जो है वो धरती पर वापस आ जाता है। पहले व्यक्ति जिन्होंने चांद पर कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चांद पर गए थे? तो बुज अल्ड्रिन जो है ये दूसरे व्यक्ति थे। तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो माइकल कॉलिंस, ये तीसरे व्यक्ति थे। चंद्रमा पर पहला देश कौन सा गया था? तो चंद्रमा पर पहला देश जो है वो रसिया गया था। कौन गया था? रसिया गया था। ठीक है। लेकिन सफलतापूर्वक कौन गया था? तो यूएसए। पहले तो रसिया गया था लेकिन ये सफलतापूर्वक नहीं है। अगर पहला पूछा जाए तो रसिया को देंगे हम। पहली कृत्रिम वस्तु चंद्रमा पर कौन सी गई थी? तो वो थी लूना द्वितीय, जो कि रसिया से गई थी। कब? 1959 में। फर्स्ट अभियान चंद्रमा पर फर्स्ट अभियान चंद्रमा पर 3 गए थे। पहला गया था 22 अक्टूबर 2008 को, सेकंड गया था 22 जुलाई 2019 को, थर्ड गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है। ये भारत के अभियान की बात हो रही है। सॉरी, इंडिया के अभियान की बात हो रही है कि इंडिया के जो अभियान हुए थे चंद्रमा के लिए वो कितने हुए थे? 3 हुए थे। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है? तो जी से हो गया जर्नल, ए से हो गया एग्रीमेंट, ऑन, टी से हो गया ट्रैफिक एंड टी से हो गया ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 1948 में होती है और जो कि समाप्त हो जाता है 1995 में। और फिर गेट को ही बदलकर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष सर्वप्रथम जो है वो नकोजी ओकोंजा इवेला को बनाया
जाता है। ठीक है, सॉरी, वर्तमान में है ये नगोजी ओकोंजो-इवेला, जो कि पहली फीमेल है और पहली ही अफ्रीकी है। ठीक है, मतलब इससे पहले कोई अफ्रीकी जो है वो नहीं बना था WTO का अध्यक्ष के रूप में। ये पहली फीमेल है और पहली अफ्रीकी है। और देश की बात कर लेते हैं तो ये नाइजीरिया देश से संबंधित है। और नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अजूबा, और नायरा इसकी करेंसी है, किसकी? नाइजीरिया की। ठीक है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय को ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए होती है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है इसकी 56-57 से शुरुआत होती है। इसके प्रथम विजेता कौन थे? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय जो है इसके प्रथम विजेता थे। वर्तमान विजेता की बात कर लेते हैं तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है वो वर्तमान समय में ये विजेता रहा है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोच लोगों को दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1985 से होती है। अर्जुन अवार्ड जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1961 से शुरू होती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड की बात कर लेते हैं तो 2009 से इसकी शुरुआत होती है। उस प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो अनटचेबल और कुली ये किसके उपन्यास हैं? तो ये मुल्क राज आनंद के उपन्यास हैं। इंडियन फेरी टेल्स और एक्रॉस द ब्लैक वाटर ये भी इनके द्वारा ही लिखित हैं। R.K. नारायण की बात कर लेते हैं। माई इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम और मालगुडी डेज, ये इंपॉर्टेंट है। द डार्क रूम और मालगुडी डेज ये किसकी दोनों हैं? तो R.K. नारायण की हैं। कमला दास की बात कर लेते हैं तो सिलेक्टेड पोएम्स जो है वो भी इनकी है, किसकी? कमला दास की। लाला लाजपत राय की बात कर लेते हैं तो 1921 में ये सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। कौन? लाला लाजपत राय। और सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा नारा दिया गया था? तो गो बैक सीमन जो है इसमें ये नारा दिया गया था। सीमन कमीशन का जो है वो इसमें विरोध किया गया था और गो बैक सीमन का नारा दिया गया था सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी में। लाला लाजपत राय की बात कर लेते हैं तो इनका उपनाम क्या है? तो पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। 1917 में लाला लाजपत राय ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी? होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1920 में कलकत्ता के अध्यक्ष रहे थे और कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे। कौन? यही। ठीक है, PNB की संस्थापक 1894 में रहे थे। मैगनीज इनकी कौन सी थी? तो यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, इनकी ये मैगनीज रही थी। 1916 में यंग इंडिया आती है और अनहैप्पी इंडिया जो है वो 1928 में आती है। चिन्मय कमीशन मिशन की बात कर लेते हैं तो स्वामी चिन्मयानंद जो है इन्हीं के नाम पर जो है वो चिन्मय मिशन आता है 1953 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में होती है। किसकी? सत्यशोधक समाज की। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 1856 में आता है, 16 जुलाई 1856 में। इसका मसौदा किसने तैयार किया था? तो डलहौजी के ने इसका मसौदा तैयार किया था। और पारित किसने किया था? तो कैनिंग ने इसको पारित किया था। किसके योगदान से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान से ये पारित हुआ था। और सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो कलकत्ता में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा जो है
विधवा पुनर्वास संघ के संस्थापक ये बनते हैं। विधवाओं के लिए पहला स्कूल कौन सा था जो कि पंडित रमाबाई के द्वारा खोला गया था? तो ये शारदा सदन था। 1889 में ये खोला जाता है। और आर्य महिला समाज की स्थापना जो है पंडित रामाबाई के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में 1882 में होती है। और इनके ही द्वारा पहले स्कूल खोला जाता है 1889 में, जिसका नाम था शारदा सदन। भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो श्रीरामपुर मिशन की स्थापना जो है वो विलियम कैरी के द्वारा होती है। ठीक है। 1800 में क्या था, इसमें प्रिंटिंग प्रेस चलाई गई थी, इसी की जब स्थापना होती है तो। और 1818 में जो है वो कॉलेज शुरू होता है। भारत में पहला ईसाई मिशनरी केरल में था। कहाँ पर? केरल में था। किसके द्वारा? थॉमस द अपोस्टल के द्वारा भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन था। ठीक है। चट्टोपाध्याय था, किसका नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस चट्टोपाध्याय जो है वो इनका पूरा नाम है, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस चट्टोपाध्याय। और इनकी पत्नी का नाम क्या था इनकी? तो शारदा मणि जो है इनकी पत्नी का नाम था। स्वामी विवेकानंद जिनका नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। किनका? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। बचपन से इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त ही था, बाद में इनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगे। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो दलितों के लिए किसने काम किया है? तो भीमराव अंबेडकर ने जो है एक अलग मंडल की बात की थी। ठीक है। निर्वाचन मंडल की मांग की थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा 1923 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई गई थी इनके ही द्वारा। अब्दुल गफ्फार खान की बात कर लेते हैं। तो लाल कुर्ती आंदोलन से ये जुड़े हुए थे अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। कब? 1930 में लाल कुर्ती आंदोलन होता है। अखिल भारतीय अनुसूची जाति महासंघ जो कि 1942 में ये बनाया जाता है। महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका ये 1933 में आती है। महात्मा गांधी की हरिजन पत्रिका जो है, वैसे हरिजन पत्रिका जो है आपको ऑप्शन में बी.आर. अम्बेडकर भी मिलेगा, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर ना होकर महात्मा गांधी है। ठीक है। अस्पृश्यता निवारण संघ कब बनता है? तो 1932 में बनता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला होते हैं। किसके? अस्पृश्यता। ये अस्पृश्यता किस में आती है? तो आर्टिकल 17 में आता है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 की बात कर लेते हैं तो बोस संघ, आवागमन, बस, व्यापार। ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इस तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो सेवानिवृत्ति की उम्र जो है इनकी 65 साल होती है। हाई कोर्ट के जजों की जो है सेवानिवृत्ति क्या होती है? तो 62 वर्ष होती है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति 65 वर्ष में होती है, लेकिन स्टेट के जो पीएससी होते हैं उनकी 62 वर्ष होती है। ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो 65, हाई कोर्ट उससे छोटा है तो 62, यूपीएससी बड़ा है तो 65 और स्टेट पीएससी छोटा है तो 62। ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए वोट के लिए। राज्यसभा और विधान परिषद की बात कर लेते हैं। देखो, राज्यसभा बड़ी होती है और विधान परिषद बड़ी होती है। ठीक है। तो इनकी 30 हो गई। लोकसभा और विधानसभा ये छोटी होती है। तो देखो, स्टेट में विधानसभा छोटी होती है, विधान परिषद बड़ी होती है। संसद में राज्यसभा बड़ी होती है, लोकसभा छोटी होती है। तो इनकी होगी कितनी? 25। बाकी जितने भी बचे हैं उन्हें आप 35 में रख सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। बिहार की पंचायत और नगर पंचायत में महिलाओं को कितना % आरक्षण है? तो आरक्षण की बात आर्टिकल 243 के डी में दी गई है।
लेकिन पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को जो आरक्षण है वो 33% दिया गया है। ठीक है, कितना? 33%। लेकिन क्या नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायत में 33% और नगर पालिकाओं में 50% है। कितना? 50% है। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो है वो किस लिए होता है? तो वो जो है वो भूमि से संबंधित है। किससे? भूमि से। ठीक है, जो आर्टिकल में जिसमें विधिक अधिकार में 300A में रख दिया गया था, जो कानून का अधिकार था, वो कानून का नहीं, संपत्ति का अधिकार था जो, उसको नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया है? तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2016 में शुरू किया गया था। नीति आयोग की बात कर लेते हैं तो जिसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं और इसको 2015 में लाया गया था योजना आयोग के तहत। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। अरविंद सिंह पनगड़िया की बात कर लेते हैं जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और अरविंद पनगड़िया ही नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनते हैं। वर्तमान समय में CEO कौन है किसके? नीति आयोग के। देखो, अध्यक्ष PM हो गए, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो गए और CEO की बात कर लेते हैं तो CEO कौन है वर्तमान समय में? वो है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, जिसमें प्रथम CEO कौन थे? तो सिंधु सिंह खुल्लर जो है वो पहले CEO रहे थे। देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा होता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसका क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। उच्च न्यायालय की बात हो रही है, यानी कि हाई कोर्ट की। ठीक है, ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1948 में होती है और 7वां हाई कोर्ट था ये। ठीक है, नागालैंड की बात कर लेते हैं। 1972 में इसमें कोहिमा को जोड़ा गया था, फिर मिजोरम 1990 में आइजोल को जोड़ा गया, अरुणाचल प्रदेश को 2000 में इसमें ईटानगर में जोड़ा गया। ठीक है, इसीलिए गुवाहाटी जो है सबसे बड़ा इसका क्षेत्राधिकार है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1866 में होती है जिसमें 160 से ज़्यादा जज हैं और सबसे कम जज जो है वो सिक्किम की हाई कोर्ट में है। कितने? 3 जज। सबसे ज़्यादा हाई जज किस में है? तो इलाहाबाद में है और सबसे कम जो है वो सिक्किम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है, यानी कि इमरगेंट पार्ट है? तो ये है अराकान योमा जो है इसका भाग है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के जलमग्न पर्वतमाला का। अंडमान एंड निकोबार और म्यांमार को अलग किया जाता है किसके तहत? तो अंडमान निकोबार को और म्यांमार को अलग किसके द्वारा किया जाता है? तो कोको चैनल के द्वारा किया जाता है। म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? यहाँ पर एक अभी ब्रह्मा करके मिशन चलाया गया है जिसमें अभी भूकंप आया तो भारत ने जो है एक मिशन के तहत इसको जो खाद्य पदार्थ होते ना जिसको बोलते हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँचाया है। ठीक है, अनाज वगैरह जो है वो पहुँचाया है म्यांमार को। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार को अलग करने का काम किसका है? तो कोको चैनल का है। अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को अलग कौन करता है? तो ग्रेट चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। भारत को कितने भौतिक भागों क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है द्वीपीय समूह, तीसरा है तटीय मैदान, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है मरुस्थलीय प्रदेश, छठवां है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगला क्वेश्चन है निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो निम्न हिमालय और शिवालिक घाटी के अनुदैर्ध्य जो घाटी है उसको कहते हैं दून। क्या कहते हैं? दून। दिबांग घाटी कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कबन घाटी ये तमिलनाडु में है। स्पीति की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है। नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी बोलते हैं जिसको, वो कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। साइलेंट वैली केरल में है। नौरा घाटी की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल में है। फूलों की घाटी किसको कहते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं। बसपा हिमाचल प्रदेश है। बंगुस जम्मू एंड कश्मीर है। अराकू वैली आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है।
पर्वत और राज्य की बात कर लेते हैं तो कंचनजंगा कहाँ पर है? एकमात्र मिश्रित स्थल भी इसको कहते हैं कंचनजंगा को, ये सिक्किम में स्थित है। सासेर कांगड़ी की बात कर लेते हैं, लद्दाख में है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मुद्रा निर्गत करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी? तो न्यूनतम भंडारण प्रणाली जो है एक्ट 1956 के तहत लाई जाती है और 1957 में लागू होती है। कौन सी न्यूनतम भंडारण प्रणाली? जो कि आरबीआई द्वारा मुद्रा निर्गत कराने के लिए व्यवस्था चलाई गई थी। न्यूनतम निधि कितनी थी आरबीआई की? तो 200 करोड़ जो है इसकी न्यूनतम निधि थी। इसमें क्या था, 115 करोड़ का गोल्ड था और 85 करोड़ जो है वो विदेशी मुद्रा प्रतिभूति होनी चाहिए। ठीक है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? तो ये दर द्वारा निर्धारित की जाती है। तो संबंधित बैंक ही अपनी प्रत्येक दर जो है वो निर्धारित करती है। ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर आरबीआई की दर जो है वो अधिकतम जो है वो 7.50 या फिर शायद 25 है, ऐसी कुछ है। ठीक है। हाँ, शायद 25 ही है, ये नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो एफडी की परसेंटेज में कोई भी नहीं देता है। ठीक है। तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई जो है वो सीआरआर और एसआरआर तय करती है। बैंक की दर कितनी होनी चाहिए? 6.2550% और रेपो रेट जो है वो 6.25% होनी चाहिए। रिजर्व रेपो रेट कितनी आरबीआई की है? तो 3.35% रिजर्व रेपो रेट है। ठीक है। एफडी जब करते हैं तब 7.25 की ये 25 की जो एफडी है वो इंटरेस्ट जो है वो देता है एफडी पर। कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि एक्ट 1956 के तहत बनाई गई थी। इसमें क्या था? मांग आधारित जमा स्वीकार करना। ठीक है। इसका ये कार्य था कि यदि कोई ईमेल टाइप कर रहा है और फिर अचानक वेब ब्राउज़र अचानक बंद हो जाता है तो ईमेल स्वतः एक फोल्डर में सेव हो जाता है। ईमेल किस फोल्डर में सेव होगा? तो ये ड्राफ्ट में। ठीक है। जब भी कोई हम ईमेल भेजते हैं और उसको भेज नहीं पाते हैं या ऐसे ही बैक कर देते हैं तो वो ड्राफ्ट में चली जाती है। ठीक है। भेज देते हैं तो किस में जाएगी? तो जाएगी सेंड बॉक्स में। ठीक है। अगर आती है तो किस में आएगी? इनबॉक्स में। ठीक है। इसके अलावा आविष्कार किसने किया था ईमेल का? तो रे टॉमलिंसन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। भारतीय कौन थे? तो भारतीय शिवा अय्यादुराई जो है इनके द्वारा इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। लेकिन रे टॉमलिंसन ने फिर इसको पेटेंट करवा लिया था। क्या करवा लिया था? पेटेंट करवा लिया था। यानी कि एक तरफा से काम तो इन्होंने किया था लेकिन जिसका श्रेय है वो रे टॉमलिंसन ने पूरा ले लिया था। ठीक है। यूजर नेम किसको बोलते हैं? डोमेन नेम किसको बोलते हैं? जैसे नवीन शर्मा @gmail.com है तो gmail.com जो है वो ये डोमेन नेम है और यूज़र नेम कौन सा है? जैसे नवीन शर्मा जो है वो ये यूज़र नेम हो जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।